हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे आपका सोशल साइंस और उसी में हमारा जो नई बुक प्रारंभ हो रखी है, भारत और समकालीन विश्व सेकेंड, और उसी का पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लियर है? और उसी का पहला यूनिट कह लीजिए या आप उसका सब चैप्टर कह लीजिए। हम उसमें देख रहे थे आपका आपका फ्रांसीसी क्रांति के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई, कैसे आपका किस तरह से वहाँ पर जो आपका निरंकुश राजाओं का जो शासन था, उस निरंकुश राजाओं का शासन हटकर कैसे राष्ट्र राज्य की यानी कि नेशन स्टेट की आपकी परिकल्पना प्रस्तुत हुई। अनरेस्ट ने सबसे पहले आपका राष्ट्र नेशन की कुछ डेफिनेशन को बताया, कैसे लोगों ने उसके विरोध में अपने तर्क दिए। क्लियर है? तो इन सभी विषयों पर हम लोग अपनी गौर करके बात कर चुके थे और कैसे यूरोप में और देशों में भी राष्ट्र नेशन की ओर लोग बढ़ रहे थे, स्वतंत्रता और प्रभुता को लेकर अपनी लड़ाई यानी कह सकते हैं क्रांति जारी थी। इन सब विषयों पर हम लोग अपने चैप्टर में फिलहाल बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का जितना हमने पढ़ा है, किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, कल सभी आप लोगों को ध्यान देना है। कल हम लोग आपका क्या कर रहे थे? देखिए, कल हम लोगों ने फ्रांस को देखा था और फ्रांस के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रांस के पास पड़ोसी देश कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रांस के जो पास पड़ोसी देश थे हमने उनको देखा। तो मैंने आपको फ्रांस के विषय में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको स्विट्जरलैंड के विषय में बताया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, नीदरलैंड। ये सब कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंटल से बनी है, यानी यूरोपीय महाद्वीप। ठीक है। अब यहाँ क्या था, यहाँ जिस तरह से भारत में आपका राजशाही थी, ऐसे ही वहां भी था। अब लोग अपने अधिकार को लेकर जागृत हो रहे थे, जानकार हो रहे थे। हालांकि ये क्रम भारत में बहुत लेट शुरू होता है, लेकिन यूरोप में ये क्रम बहुत पहले से आपका चला आ रहा था। ठीक। और आप जानते हैं कि जिस दिशा में आपका सबसे पहले क्रांति आप देखेंगे, जब आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई, इस फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व में इस तरह के लिए एक नया आगाज लोगों के सामने रखा, जो क्या थी, राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को लेकर चली हुई थी। क्लियर है? तो कल हम इसमें ये सारी चीजों को आप लोग देख चुके थे, इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके थे और इन सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें गौर करके देख लिया था। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या है, और फिर उससे पहले हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। सारियो फेडरिक ने जिस प्रकार की एक इमेज बनाई थी, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया था। आज फिलहाल हमें इससे आगे बढ़ना है, जहाँ तक हम लोग इसमें देख चुके हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। अब बात कर रहे हैं थोड़े से हम अभी फ्रांसीसी क्रांति में क्या कह रहे हैं। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांति सिद्धांतों का समावेशन किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। यानी कि जो क्रांति थी केवल लोगों के स्तर पर नहीं थी, ये वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे उनमें भी थी। और कैसी थी कि जितने भी व्यवस्था बनेगी वो कैसी का होगी, लॉजिकल होगी और आपका कुशल यानी कि एक्सपर्ट होगी। और 1904 में क्या बना, नागरिक संहिता के, आमतौर पर जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। देखिए, एक संहिता बनी थी जिसको कहते थे नागरिक संहिता, और किसने बनाई थी? नेपोलियन ने। और आपको पता होना चाहिए, यूरोप का शिल्पीकार अगर किसी को कहते हैं तो वो यूरोप का शिल्पीकार कहने का श्रेय केवल नेपोलियन को जाता है। ठीक है, नेपोलियन को। अब देखिए, जन्म के आधार पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। अगर कोई व्यक्ति जन्म के अधिकार से, कोई आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, तो कुछ आपके स्पेशल राइट्स से जो क्या कर दिया गया, इस 1804 की समान नागरिक संहिता में आपके फ्रांस के अंतर्गत वो सब चीजें, अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। यानी कि कानून के नजर में आपका सब कैसे हैं? बराबरी यानी कि समान है। संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बात की गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपके बराबरी का अधिकार हमको देता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि इस फ्रांसीसी को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन ने, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंत व्यवस्था को खत्म किया और
किसान को भूदास और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघ पर नियंत्रण हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपति में नई नई आजादी चखी। उद्योगपति खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों में समझने और एक समान कानून, मानक भर नाप तोल, यानी कि अब क्या हो गया, एक समान माप तोल करने के एक राष्ट्रीय मुद्रा को लोगों के सामने रखा गया। अब क्या होगा देखिए, अब सबके लिए एक समान कानून था। जब कोई भी व्यक्ति रहा हो और उद्योगपति जो थे और खास तौर पर सामान बनने वाली जो वस्तुएं थे, उनमें भी सबके लिए एक समान कानून का जो था आपका प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया गया। अब माप तोल के साथ एक राष्ट्रीय मुद्रा के इलाके में एक दूसरे वस्तु पूंजी खरीदने की सहूलियत कर दिए गई। यानी कि अब क्या होगा, एक ऐसी करेंसी वैल्यू बना दी गई जिससे आप किसी वस्तु या कोई चीज को खरीद सकते हैं ताकि सहूलियत हो। देखते हैं आप बच्चों, किसी भी आप राष्ट्र के अंतर्गत एक उसकी यहाँ की एक अपनी संपत्ति चलती है। कैसी होती है? एक मुद्रा होती है, एक करेंसी होती है जिससे लोग अपनी चीजों को खरीदते और आपका बेचते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही कहाँ नियम शुरू किया गया आपका फ्रांस में। अगर आप पहले समय में देखोगे तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे, अपने सिक्के चलाते थे। कोई चांदी के होते थे, कोई सोने के होते थे, कोई तांबे के होते थे, और किसी किसी ने तो कांच के और आपके चमड़े के भी चलाए। जैसे आपका जुल कुटफिसी था, उसने सोने के सिक्के चलाए, कांच के भी उसने चलाए। कनिष्क लोगों ने सबसे पहले कांच के सिक्के भारत में चलाए। तो पुराना इतिहास आप पढ़ोगे तो सिक्के को वैसे मिलेगा। कह रहे हैं लेकिन जीते हुए स्थानों में लोगों ने फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया की। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहरों में ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं ने स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले तरह तरह के स्वागत किए। मगर यह स्वतंत्रता उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई। देखिए, पहले स्वतंत्रता कैसी थी? जब लोकतंत्र खत्म हुआ, जब आपका राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, अब जनता के हाथों में शासन था, तो शुरुआत में ये बड़ी उत्साहजनक थी और तुरंत कैसे चेंज हो गई है, आपका दुश्मनी में बदल गई। जब यह साफ हो गया कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजतांत्रिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। कैसी थी? पॉलिटिकल जो आपका सेटलमेंट था वैसी नहीं थी। बढ़ते हुए सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना जबरदस्ती भर्ती कर रही थी। अब उनका मन क्या था? वो पूरे आपके यूरोप को जीतना चाहते थे, और यही कारण है कि जो सबसे ज्यादा आपका फ्रांसीसी लोगों को हिट किया गया। अब वो क्या कर रहे थे? फ्रेंच सेना में लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे। नुकसान जो प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे में कहीं अधिक ज्यादा नजर आने लगे। अब कह रहे जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके रिफॉर्म हुए थे, और रिफॉर्म से ज्यादा हम लोगों को क्या होने लगे, आपका उनमें लॉस दिखाई देने लग गया। कैसे दिखाई देने लगा लॉस? आप इसको देखोगे तो इसको भी हम लोग आपका देखेंगे, क्योंकि चैप्टर ये यूनिट खत्म है और दूसरी यूनिट इसमें शुरू है। ठीक, अब एक बार ये थोड़ा सा देख लीजिए आप इमेज को। अब जर्मन में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया गया। अब यहाँ फ्रांस, जर्मन आपस में लड़ेंगे, स्विट्जरलैंड के ऊपर लड़ाई होगी। कुल मिलाकर नेपोलियन जिन क्षेत्रों को कब्जाने की कोशिश करेगा वो फिर फ्रीडम होंगे, उनमें फिर लड़ाई होगी, वो स्वतंत्र होंगे, राजा के क्षेत्र से निकलेंगे, जनता में स्थापित होंगे, फिर कोई कब्जा कर लेगा। तो ये अंतः संघर्ष आपका बना रहेगा कुछ समय तक। ठीक उसी अंतः संघर्ष को हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। क्लियर है? आप इस व्यक्ति को देखिए, ये है डाक मैन जो डाक लेके आता है। कह रहे राइनलैंड का डाकिया है, इस सियांग पे आते हुए सब कुछ गवा देता है। नेपोलियन ने 1813 में इस सियांग की लड़ाई में हार कर फ्रांसीसी लौट का डाकिये के रूप में दर्शाया है। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठियां उन भूभाग पर नाम लिखे हैं जब वो हार चुके हैं। कह रहे जब उसने हमला किया था, किसने? नेपोलियन ने 1813 में। ठीक, अब वो उन क्षेत्रों को हार चुका है, उसको दिखाया गया है। आइए अब कुछ देखते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसी दिशा में एक अलग प्रयास है, इसमें यूनिट 2 देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक, कब हुआ है? अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शों को देखते हैं तो
वैसा नहीं है जैसा कि आज है। अगर आप 18वीं सदी के मैप को देखते हैं यूरोप के और वर्तमान में वो देखें, दोनों में डिफरेंस मिलेगा। देखिए, जहां आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तब वो राजशाही और डचों और कैंटनों में बटा हुआ था। कैंटन माने होते हैं वहां के प्रांत। तो सबसे पहले हमको जर्मन देखना है, इटली और स्विट्जरलैंड देखना है। इटली, जर्मन और स्विट्जरलैंड। तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्विट्जरलैंड, इटली को देखिए, जल्दी बताइए कहाँ है इटली। जर्मन दिखाई दे रहा है? हंगरी मिला कहीं? अब बताइए, क्या इस तरह का देश है वर्तमान में हमारे पास? नहीं। अब यूरोप का मैप आपका बदल चुका है। अब देखिए, ये पहले कैसा था, यानी कि जर्मन का और इटली का जो क्षेत्र है और स्विट्जरलैंड का रूप जो था, ये क्षेत्र था, ये सब आपका राजशाही और डच जो आपके लोग थे उन लोगों में बटा हुआ था, और उन्होंने इनको अपने प्रांतों में बांटा हुआ था, जिनको क्या कहते थे? कैंटोनोस। ठीक। उनके शासकों को ही स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और पश्चिमी यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यानी कि यूरोप को आप देख रहे थे, तो उसमें जो पूर्व का है और मध्य का जो पार्ट है वो किसमें थे? निरंकुश राजा, ठीक, शासन कर रहे थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आसपास एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं थे। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे, विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। आमतौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हब्सबर्ग के साम्राज्य में कई अलग अलग क्षेत्र में जन समूह को जोड़ा था। यानी कि जो आप ऑस्ट्रिया और हंगरी को आप लोग देखोगे, उसमें जो शासन चल रहा था वो सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे, अलग अलग जाति समूह से थे, ठीक, और वहां के जन समूह को जोड़कर वो लोग शासन चला रहे थे। एपस और ट्रिरियल ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों में साथ ही बोहेमिया में शामिल थे, जहां वे कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा वाले ज्यादा थे। ठीक। साम्राज्य में लैम्बर्टबर्ग, वेसनिया के इताबरी प्रांतों में भी शामिल थे। हंगरी से आधे से अधिक आपका मैग्यार भाषा बोलते थे, और काफी लोग बोलियों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भाषा के साथ जो लोकल बोली होती हैं उनका भी वहां इस्तेमाल होता था। ठीक। गलीशिया में आपका कुलीन, आपका पोलिस विशेष वक्ता था। प्रभावशाली समूह के अलावा हेम्बस वर्ग में राज्य सीमाओं के क्षेत्र में भारी संख्या में खेती करने वाले लोग के अधीन अव्यवस्था रहती थी। उत्तर में बोहेमिया और स्कोविया, ठीक, इस तरह के लोग थे जो लोग वहां आपका रह रहे थे। आगे देखिए और गौर करिए। अब वहां का जो कुलीन और आपका नया मध्यम वर्ग था, कुलीन मतलब होता है उच्च वर्ग, ऐसे समझिए। कह रहे सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन या यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि अगर आप सोशल और आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखो, तो सबसे बड़ा जो कुलीन वर्ग का लोग था वो कौन थे? आपके सबसे प्रभावशाली वर्ग था यही आपका, जो आपके जमीन के मालिक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जमीन के जो मालिक थे। ठीक। ये सबसे उच्च कुलीन के लोग थे। कह रहे हैं कि इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यवस्था थी। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। इन्हीं गांव में उनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, यानी संपत्ति थी, और शहरों में बड़ी बड़ी उनकी हवेलियां थी। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में सहज एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर ही आपका किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जब पूर्व और मध्यम यूरोप में भूमि की विशाल जागीरों में बांटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। क्या होते थे? जो भूदास हैं वो आपकी खेती किया करते थे। ठीक। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में
औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से ही शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। क्या हुआ? शहरों का विकास और वाणिज्यिक उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। और जिनके अगर हम अस्तित्व की बात करें, उनका अस्तित्व क्या टिका था? बाजार पर ही आपका टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मन के राज्यों में कुछ हिस्सों में ही 19वीं शताब्दी के दौरान ही प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग बने। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारियों को समाप्त के बाद शिक्षा और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो आपका लोकप्रिय हुए। कैसे हुए? ये सारे जो विचार थे ये आपके लोकप्रिय हो गए। उदारवादी राष्ट्रवादी क्यों मानने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मायना था, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि लिबरल आपका नेशनलिज्म क्या था, लिबरलिज्म नेशनलिज्म का क्या मायने थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आपका कुलीन और मध्यम वर्ग नया वर्ग क्या था, तो ऐसे लोग जिनका सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा था, जो आपके प्रभुत्वशाली थे, बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे, जायदाद थी, ऐसा वर्ग जो आपस में ही शादी विवाह के आपके परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते थे और अपने काश्तकारों को अपने सामंतों के अधीन रखते थे, जो उनकी खेती इत्यादि को सबको देखकर आपका ये सारी चीज कर सकता था। तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज आपकी बड़ी अच्छे से साफ हो जाएगी। इतना देख लिया। अब कह रहे हैं उदारवादी और राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं शताब्दी की शुरुआत दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। यानी कि ये विचार कब आया यूरोप में? 19वीं सदी में शुरू हुआ और उदारवाद था, यानी कि अपनी चीजों को लेकर, अभी समझेंगे है क्या बेसिकली। यानी कि लालतानिया शब्द आपका मूल है लिबरल पर आधारित है, लिबरल से ही बना है लिबरलिज्म, जिसका अर्थ होता है आजाद। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरल का मतलब होता है आजाद। यानी कि एक मध्यम वर्ग, नया मध्यम वर्ग है, जो उदार का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिबरल का मतलब क्या है, तो एक ऐसा मध्यम वर्ग, और उदारवाद का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। किस पर बनी हो? यानी कि लिबरलिज्म किसको कह रहा है? ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कह रहा है जिस पर लोगों की सहमति से बनी हो। अगर कोई चीज, कोई सरकार आपके लोगों की सहमति से बनी है तो हम क्या कह सकते हैं? बताइए आप मुझे बच्चों। तो हम तो यही कहेंगे ना कि लोगों की सहमति से उससे बनी है। ठीक। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही उदारवाद निरंकुश शासकों, पादरी वर्ग में विशेष अधिकारों की समाप्ति। अब क्या हो गया कि इस समय जो आपके निरंकुश आपके शासक थे, एक पादरी वर्ग था जो आपके चर्च में विशेष जो आपके पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। अब उनके विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। संविधान तथा संविधान प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें हों और कॉन्स्टिट्यूशनल में जो आपका प्रोविजन होगा उसी के अनुसार सब लोगों को हो। तो कह रहे कि 19वीं सदी के उदार निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद रखेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांसीसी उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने के अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुष ही हासिल थे। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से चिंतित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन ने भी विभिन्न पुरुष और वयस्क मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित अधिकार को वापस ले आई। अब देखिए, जैकोबिन क्लब क्या था? यूरोप के पढ़े लिखे सभी अभिजात वर्ग शासन का एक मत था। ये मैंने आपको जब मैं कल का लेक्चर दे रहा था, जब मैंने उस समय जैकोबिन क्लब को बताया था। क्लियर हुआ?
ठीक। और फ्रांसीसियों ने इसकी स्थापना की थी, किसके लिए? अधिकार के लिए, राष्ट्र नेशन कैसे डेवलप हो। ठीक। मगर क्या कह रहे हैं, नेपोलियन संहिता आ गई थी। ठीक। और नेपोलियन संहिता सीमित अधिकार पर वापस आई। उसने महिलाओं की अव्यवस्था दर्ज कराई थी, परंतु उन्हें पिता और पत्नी के अधीन कर दिया। अब देखिए, नेपोलियन संहिता में अगर आप महिलाओं की स्थिति देखोगे तो अव्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि पति और होंगे, और यानी कि और पिता के आधार पर ही उनको ऐड किया गया था। संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभिक में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को समान राजनीतिक अधिकार देने की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चला, यानी कि पुरुषों को और महिलाओं को संपत्ति में क्यों ना समान अधिकार मिले, इसके लेकर उस समय भी आपका विरोध चला। क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो उसको स्थापना के लिए, उसमें कुछ लूप होल्स के लिए लोग अपने धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी चीजों को व्यक्त करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब कह रहे हैं कि संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभिक में महिला और पुरुष संपत्ति के लेकर क्या होगी, विरोध चला। ठीक। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्षधर थे। कि आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ आपका रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ चीजें फ्री हों, जैसे बाजारों की मुक्ति हो, चीजों पर जो आवागमन पर जो आपके कुछ टैक्स लग रहे थे, इन चीजों को भी आपका खत्म कर देना चाहिए। ये सब इसके पक्षधर थे। और 19वीं शताब्दी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग पर जोरदार मांग थी। आइए 19वीं शताब्दी के पहले भाग पर जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे छोटे प्रशासनिक 29 राज्यों का महासंघ बनाया। अब नेपोलियन ने जब आपका फ्रांसीसी क्रांति करी थी तो उस समय अपने पूरे फ्रांस को या अपने पूरे साम्राज्य को कह सकते हैं, वो उसका चांसलर था। उसने 39 छोटे छोटे स्टेट बनाए और उनका एक क्या बनाया, एक महासंघ बनाया। और उसी महासंघ को क्या कहा था इन्होंने, राष्ट्र नेशन। अब इन 29 महासंघ को क्या था, इनकी एक अपनी मुद्रा होती थी, इनकी अपनी एक नाप तोल की प्रणाली थी, और 1833 में हैम्बर्सबर्ग से न्यूरम्बर्ग पर अपना माल बेचने के लिए एक व्यापारी 11वीं सीमा पर नोकझोंक करने से गुजरता था। हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। सीमा शुल्क अक्सर वस्तुओं की वजन के आकार के अनुसार लगाया जाता था, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी। ठीक। हिसाब लगने के समय लागत था, मसलन कपड़े को मापने वाले को एलिया, जिसकी लंबाई की जगह घटती बढ़ती थी, एक लाल कपड़ा फैड्रिक फाइट में खरीदा जाता था। ठीक। और इन सबको हम लोग इसमें अच्छे से देखते भी थे। तो हाँ, नेपोलियन ने अपने 39 जो छोटे छोटे राज्य बनाए थे, उनका एक महासंघ बनाया था। उनमें मुद्रा, मापतोल और हर चीज के लिए एक उन्हें पैमाना अपना फिक्स किया था। क्लियर है? कह रहे हैं कि नई वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए कह रहे हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति थी और नए ऐसे आपके व्यापारी वर्ग सामने आ रहे थे। कह रहे थे आप विशेष तौल की माप रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या है, देखते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तु, लोग, विकास, आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रसा का पहला एक शुल्क और संघ स्थापित किया गया, जिसने अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। मुद्रा की संख्या को 2 कर दी गई, उसने ऊपर 30 से ऊपर रख दी गई। इसके अलावा रेल के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों में आपके सहायक बने, और उसने पापन सहित आपका राष्ट्रीय भावनाओं को, आर्थिक और आपका राष्ट्रवाद को की लहर को आपका मजबूत किया। तो ये सारा था इसमें। कैसे उसने नाप तोल बनाई, 1 गज में कितना होना चाहिए, आप कोई अपना कपड़ा खरीदते हैं उसकी माप क्या होती है, इस तरह की सारी चीजों को दिया। और जरूरी भी था, क्योंकि अगर कोई देश बनता है तो उसकी एक अपनी माप तोल, एक अपना उसका पैमाना, उसकी एक अपनी मुद्रा होनी चाहिए, जिसके अनुसार लोगों को खरीदने बेचने में, उनमें सारों में चीजों में ये सारी चीजों की सुलभता हो।
क्लियर है? तो एक बार जितना हमने पूरा पढ़ा है, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप गौर कर इसमें देख लीजिए, ठीक है? देख लें एक बार, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है? अब है इसके बाद 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी विचार, कुछ ऐसा चीज आएगा जिसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप उससे पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, और ऊपर बढ़कर ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आप इनको गौर करिए और देखिए, ठीक है? इन तिथियों को आप गौर कर देखिए। नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन कहाँ करता है? इटली पर हमला करता है, ठीक है, इस समय। और 1814 से 15 में नेपोलियन का पतन हो जाता है और जबरदस्ती इन पे वियना की संधि या वियना कन्वेंशन इन पे थोप दिया जाता है। फिर 1821 में क्या होता है? यूनान आपका अपना एक स्वतंत्र प्रारंभ करता है फ्री होकर। और 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। कारण क्या थे? आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगर थे, औद्योगिक मजदूर, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग में संविधान और प्रत्यात्मक सरकार के गठन की मांग, इतवारी, जर्मन, गैम्बर, पॉसिज, सेक आदि के राष्ट्र राज्यों की मांग। यानी कि ये सब किसने कब्जा लिया था? पहले फ्री किया, राष्ट्र नेशन बना, नेपोलियन अपनी संहिता चल गई, नेपोलियन अपने अनुसार से फ्रांस को चला रहा था। फिर क्रांति हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ? नेपोलियन का एकीकरण हुआ, फिर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर उसके बाद 1905 में ओटोमन साम्राज्य, और आपका ये सब चीजें आपकी मजबूत हुई। तो एक पूरा क्रम इसमें बहता आया है जिसको हम लोग देख रहे थे। देख लिया? चलिए ध्यान दीजिए। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें देख चुके हैं। फिलहाल अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कोई किसी क्वेरी, कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं सीधा। आपका बच्चों आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, गौर करेंगे। धन्यवाद।